हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तल दर्पण में r बराबर 2f या f बराबर r/2 सिद्ध करना। तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट करते जाइए। चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें f बराबर r/2 या r बराबर 2f। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण में सिद्ध करना। सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? एक मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये मेरा क्या है गया दोस्तों, उत्तल दर्पण। और इस दर्पण का नाम हम धर देते हैं, इसको मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं m डैश। ठीक है, क्या मान लेते हैं m डैश। समझ में आ गया? देखिए जो हम बोलेंगे वही भाषा में आपको लिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो को गौर से देखते रहिए। क्या माना कि क्या लिखेंगे, m और m डैश से क्या है, उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ में आ गया? ये मेरा क्या है m, ये मेरा क्या है m डैश। आप देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्रुव। और ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं, किससे, P से। समझ में आ गया? दर्पण के मध्य बिंदु क्या कहते हैं, ध्रुव, और ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप जानते क्या जानते हैं, ये मेरा क्या है, दर्पण का प्रधान अक्ष कह सकते हैं। प्रधान अक्ष, अगर दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो क्या होता है, या तो वह परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, या क्या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यही ना होता। अगर अवतल दर्पण में आप ऐसा देखिएगा तो अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझ में आ गया? आप देखिए, तो मान लेते हैं ये मेरा एक प्रकाश किरण आया। ठीक है, यहाँ पे आई, दर्पण के इस बिंदु पर, तो इस बिंदु को हमने नाम दे दिए B। क्या दे दिए नाम, B। ठीक है, B दे दिया। और ये क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन होगा, मान लीजिए परावर्तन होगा। ठीक है, ये आया और ये चला गया। इसका नाम दोस्तों हम दे देते हैं, इसका नाम कुछ भी दे देते हैं। मान लेते हैं इसका नाम D। क्या दोस्तों, D। क्या नाम दे दिए, D। समझ में आया क्या नाम दिए, D। देखिए, ठीक है, D नाम दे दिए। आप देखिए तब क्या होता है, ये जो है ये क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत आती है। तो मान लिए इसको डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। ये मेरा क्या होगा, इस पॉइंट को हम दे देते हैं F। क्या दे देते हैं, F। क्या नाम दे दिए, F। ठीक है, क्या नाम दे दिए, F। समझ में आ गया? आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ता है तो वहाँ से क्या होता है, परावर्तन होता। परावर्तन होता जिस बिंदु पर पड़ता है आपतित किरण, वहाँ क्या डर होता है, नॉर्मल। आपतित किरण इस बिंदु पर पड़ा तो यहाँ पे क्या डर होना चाहिए, एक नॉर्मल। तो चलिए हम नॉर्मल ड्रॉ करते, देखिए इसका नाम हमने दे दिया, इस पॉइंट को C। क्या दे दिए, C। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखिए इसको मान लेते O, इसको मान लेते नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते, इसका नाम दे देते हैं हम M। समझ में आ गया? ये कौन मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, I। ये कौन मेरा क्या आ जाएगा, R। इतना बात आपको समझ में आ गया? आप देखिए एक बार समझा देते, उसके बाद पुनः हम भाषा के रूप में आपको लिखा दे। देखिए क्या लिखिए, देखिए ये क्या उत्तल दर्पण, और इस उत्तल दर्पण का नाम हमने क्या दे दिया, M और M डैश। ठीक है, जिसका ध्रुव क्या है गया, P। ध्रुव P। वक्रता केंद्र क्या है गया दोस्तों, C हो गया, C हो गया। ठीक है, और मुख्य फोकस क्या है गया, F हो गया, F हो गया। AB क्या है, आपतित किरण। AB क्या है, आपतित किरण। BD क्या है मेरा, B और D परावर्तित किरण। परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। और OPC क्या है, दर्पण का प्रधान अक्ष। दर्पण का प्रधान अक्ष है। समझ में आ गया? इतना बात आपको समझ में आ गया। अब नोट कीजिए, आप कॉपी में हम लैंग्वेज लिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेगा, माना कि M और M डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है।
ठीक है। ए बी एक आपतित किरण है जो दर्पण के प्रधान अक्ष ओ पी सी के समांतर है। ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। उसके बाद क्या लिखिएगा, बी को सी से मिलाया, इस बी को सी से मिलाया तथा एन तक बढ़ाया, जो क्या है अभिलंब। समझ में आएगा। इतना बात आप भाषा में लिख लीजिएगा। अब देखिए हम प्रूफ करते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। देखिए ये कोण को बराबर हो जाएगा परावर्तन के नियम से। तो इस कोण का नाम क्या दे सकते हैं, कोण ए बी एन या कोण एन बी ए, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। और ये कोण का नाम क्या दे सकते हैं, कोण डी बी एन या कोण एन बी डी दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आप क्या लिखिएगा, ये कोण को बराबर है, इस कोण का नाम क्या दे सकते हैं, कोण ए बी एन, इस कोण का नाम देखिए हम देते हैं कोण आई बराबर कोण आर कह सकते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर है, तो कोण आई को कैसे लिख सकते हैं, कोण ए बी एन लिखिए, कोण ए बी एन बराबर कौन हो जाएगा, कोण आर, तो कोण आर को क्या दे सकते हैं, डी बी एन, कोण डी बी एन। इसको मान लीजिए समीकरण 1। कहाँ से हो गया, परावर्तन के नियम से। आप देखिए आप क्लास 9th में पढ़े होंगे। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो कोण है, ये कोण इस कोण को, ये कोण आर, तो ये भी कोण आर हो जाएगा। कैसे, जब दो रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पे कट करता है, ठीक है, तब क्या होता है कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मानिए देखिए डी एफ एक रेखा है, डी और एफ, एन और सी, ये क्या है डी और ये क्या है मेरा एफ, लॉजिक है दोस्तों। और ये मेरा क्या है एन और सी, ये मेरा क्या एन और सी, एक दूसरे को देखिए इस बिंदु पे काट रहा है, डी एफ एन सी इस बिंदु पे काट रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से या आमने सामने से हो जाएगा। और ये कोण ये कोण का बराबर हो जाएगा कहाँ से, तो शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण या आमने सामने से। समझ में आ गया। तो हम कह सकते हैं कोण आर बराबर ये भी क्या हो जाएगा, कोण आर, अर्थात ये कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण डी बी एन। अब बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण का नाम क्या दे सकते, कोण एफ बी सी दे सकते। देखिए तो कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर कौन हो जाएगा, कोण डी बी एन, समीकरण 2 कैसे बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख कौन से, आमने सामने से, तो लिख लीजिए आमने सामने से। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं कि इसका देखिए एल आर एच एस बराबर है, जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। समीकरण 1 और 2 से हम क्या पाते हैं, समीकरण 1 में आर एच एस, समीकरण 2 में आर एच एस दोनों बराबर है। आर एच एस बराबर तो एल एच एस भी बराबर होना चाहिए। एल एच एस क्या है, क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी एन
बराबर कौन एफ बी सी। समझ में आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या लॉजिक लगेगा। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ये कोण आई तो ये कोण भी आई। ठीक है, जैसे ये कोण आर था तो ये कोण भी आर, यानी ये कोण के बराबर है। कैसे? आमने सामने से। अब देखिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे? संगत कोण से। संगत कोण से आप नाइन्थ के मैथ में पढ़ेंगे, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो उसका संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। देखिए लॉजिक देखिए, ये मेरा ए बी है, क्योंकि हम पहले ही लिखा थे ए बी समांतर क्या है? OPC है ना। तो ये और ये क्या है? एक दूसरे को समांतर है। और इसको देखिए NC एक तिर्यक रेखा है जो क्या कर रहा है? कट कर रहा। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कहाँ से? तो संगत कोण से। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा संगत कोण से, और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। समझ में आ गया। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कहाँ से? संगत कोण से। ठीक है, ये कोण का नाम हम क्या देखते? कोण ABN। इस कोण का नाम क्या लिख सकते? कोण BCF। ठीक है, लिख सकते हैं। आप देखिए ये कोण के बराबर है तो लिखिए कोण ABN, कोण ABN बराबर कौन हो जाएगा? कोण BCF। इसको मान लीजिए समीकरण 4। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखिए क्या लिखेंगे? समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट। समीकरण 3 और 4 से हम क्या पाते? देखिए LHS बराबर है तो RHS बराबर होना चाहिए। इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम आपको बताते हैं। देखिए जब LHS बराबर तो RHS बराबर होना ऑटोमेटिक है। तो क्या लिख सकते? कोण FBC, कोण FBC बराबर कोण BCF। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या लिखेगा? समीकरण 3rd and 4th लिख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th वी गेट। समीकरण 3 और 4 से क्या मिल गया? कोण FBC बराबर कोण BCF। समझ में आ गया। अब देखिए आप क्या देखिएगा कि देखिए कोण FBC बराबर कोण BCF, अर्थात गौर से देखेंगे तो ये कोण मेरा कहेगा कोण FBC, यानी ये कोण अब बराबर कौन है? BCF, यानी ये कोण BCF। ये कोण आप देख रहे हैं ये एक त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से अगर इसको लेते हैं तो ये एक ऐसे करके ये क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज का नाम क्या है? BFC। तो BFC आप जानते हैं, क्या जानते हैं? जब किसी त्रिभुज का दो भुजा या दो कोण बराबर हो तो उसे कौन त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। समझ में आ गया। जब किसी त्रिभुज का दो कोण या दो भुजा बराबर हो, ठीक है, तो समद्विबाही त्रिभुज कहलाता है। और उसके सामने वाली भुजा क्या होता है? बराबर होता है। जब किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, दो भुजा बराबर का भुजा क्या होगा? दो भुजा भी बराबर होगा। ठीक उसके सामने वाला देखिए, जैसे ये कोण के बराबर, एक त्रिभुज है, दो कोण है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? ये। और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? ये। तो ये भुजा आपस में क्या जगह? बराबर। क्या जगह? बराबर। यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज BCF में, ठीक है, क्या हो जाएगा? FB बराबर FC हो जाएगा दोस्तों। FB बराबर FC, FB
बराबर एफ सी, इसको मान लीजिए समीकरण 5। समीकरण क्या मान लेंगे दोस्तों? 5। ठीक है। अब देखिए एक लॉजिक लिखेंगे, माना कि बिंदु बिंदु P के बहुत निकट है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, क्या लिखे हैं। देखिए ये जो बिंदु B है ये P के बहुत निकट है। देखिए ये मेरा इस टाइप का बन रहा, ये मेरा क्या है दोस्तों? P, इसको मान लीजिए P, ये मेरा क्या है? F, ये मेरा F, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये मेरा क्या है? B, ये कौन पॉइंट क्या है? B, यानी इस टाइप का, यानी इसी टाइप का। ये मेरा क्या आ गया? यहाँ पर माने है B, माने। तो हमने क्या भी लिखे, माना कि, मान लिए कि बिंदु B जो है ना ये P के बहुत निकट है, यानी मान लिए कि यहाँ पर है, ठीक है। ये बिंदु यहाँ आ गया, तब क्या होगा? ये भुजा बराबर होगा ना, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसीलिए लिखे, माना कि बिंदु P के बहुत निकट है, ठीक है। तो बिंदु B यहाँ पर था, इसको मान लिया यहाँ पर हो गया, तो ये भुजा बराबर हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं PF बराबर FB, PF बराबर FB कह सकते हैं। तो देखिए इसी को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? PF बराबर FB। देखिए ये यहाँ आ गया, माना कि बिंदु P के बहुत निकट है, यानी ये यहाँ आ गया। क्या लिख सकते हैं? PF बराबर FB, PF बराबर FB, या PB बराबर FP, या BF बराबर PF लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? BF बराबर या FB, तो हम लिखते हैं FB बराबर क्या आ जाएगा? PF, इसको मान लिए समीकरण 6। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए समीकरण 5 और 6 हम क्या पाएंगे? लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 वी गेट। समीकरण 5 और 6 सब क्या पाते हैं? 5 में देखिए LHS, 6 में देखिए LHS। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं? FC बराबर PF, या PF बराबर FC। तो चलिए इसको लिखते हैं, क्या लिख देंगे? PF बराबर FC लिख देंगे। इसको मान लीजिए समीकरण 7। कोई दिक्कत नहीं ना, समीकरण क्या मान लेंगे? 7, ठीक है। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है? F बराबर R/2 या R बराबर 2F। देखिए PF यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अर्थात ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का दूरी कहलाता है फोकस दूरी, यानी स्मॉल f, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लिख सकते हैं f, ठीक है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया? f। फिर P से लेकर C तक का दूरी को क्या कहते हैं हम? R। ध्रुव और केंद्र तक का बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? R। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों? समझ में आ गया? अब देखिए तो हमको PF तो पता चल गया स्मॉल, लेकिन FC पता चला है? FC नहीं चला। वैसे कह सकते हैं ये और ये क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए हम PC को क्या लिख सकते हैं? PC को R हमको लाना, तो PC को क्या लिख सकते हैं? PF प्लस FC। PC को क्या लिखिए? टोटल मेरा PC, देखिए यहाँ पर समझाते हैं आपको। ये मेरा क्या है? P, ये मेरा क्या है? C। टोटल मेरा PC है और बीच में एक F है, ये P, ये C, ये F। PC और F दिए, टोटल मेरा PC है। तो इस PC को क्या लिख सकते हैं? PF प्लस FC बराबर PC। यहाँ से देखिए FC यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और प्लस यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमको टोटल PC मिल जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं दोस्तों? PC बराबर PC बराबर
क्या आ जाएगा, पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ लिख सकते हैं। अब हमको देखिए पी सी पता चल गया आर, अब हमको 2F लाना है, आर तो आ गया, 2F लाना, 2F कैसे आएगा, तो पी एफ एगो तो एफ आ गया और एफ सी, तो एफ सी को हमको पता नहीं है, क्या नहीं पता, तो हम एफ सी के जगह पे पी एफ दे सकते हैं, एफ सी के जगह पे पी एफ समीकरण 7 से, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके जगह पर ये दे सकते हैं या इसके जगह पर ये दे सकते हैं। यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 7 वी गेट, समीकरण 7 से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, देखिए पी सी, यहाँ लिखते हैं पी सी बराबर क्या आ जाएगा, पी एफ प्लस एफ सी के जगह पर क्या देखते हैं, पी एफ, समझ में आ गया। अब देखिए पी सी को हमने क्या माने हैं, आर, तो बोलिए पी सी की जगह पर हम क्या दे सकते हैं, आर बराबर पी एफ क्या हो जाएगा दोस्तों, पी एफ, इसको मिटा देते हैं, पी एफ क्या है मेरा दोस्तों, पी एफ स्मॉल एफ, पी एफ स्मॉल एफ प्लस फिर स्मॉल एफ, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 2F, यह नहीं प्रूफ कराना था, आर बराबर 2F, एक तो हमें मिल गया आर बराबर 2F, और फिर एक हमको क्या प्रूफ करना है, एफ बराबर R/2, एफ बराबर R/2, ये दो इधर गुना में है, इधर आया तो भाग में, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ बराबर यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये दो क्या है, गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बराबर R/2 लिख सकते हैं। अब देखिए तो आपको समझ में आइए गया, हमको क्या लिखना है, एफ बराबर R/2, एफ बराबर R/2, ये भी आपको प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया, ठीक है।